नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज में। दोस्तों, गौतम अडानी, जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में है। कारण बहुत सारे हैं उनके। ऑस्ट्रेलिया में जब कोयले की खानों की बात होती है तो गौतम अडानी का नाम आता है। श्रीलंका में पोर्ट लेने की बात आती है या एक पावर प्लांट को खरीदने की बात आती है तो गौतम अडानी का नाम आता है। गोडा में जब उनका थर्मल पावर प्लांट जो पूर्णतः बिजली बांग्लादेश को देगा, भारत का वातावरण उजाड़कर भारत के आदिवासियों को जमीन से बेदखल करके, और जब उसकी स्टोरी आती है विशेष रूप से क्या कहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, तो उसको पूरा का पूरा मीडिया दबाने की कोशिश करता है और उसको कहीं भी हाईलाइट नहीं किया जाता है। उसके बाद जब एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की, तो आप यकीन मानिए उसके खिलाफ किसी भी किस्म की एडवर्स टिप्पणी को अडानी ग्रुप के द्वारा सभी न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट फुल पेज, एक पेज, दो पेज, तीन पेज के ऐड देकर चुप करवा दिया जाता है। दुनिया में दो किस्म की शक्तियां हैं, एक कुर्सी की और एक पैसे की। कुर्सी चाहे तो सब कुछ हो सकता है और पैसा चाहे तो कुर्सी भी खरीद सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या वॉशिंगटन पोस्ट की गोडा के पावर प्लांट के ऊपर सारा जो घोटाला है उसकी रिपोर्ट हो, या फिर होने वाला भारत का सबसे बड़ा विनाश, ग्रेट निकोबार के अंदर एक ट्रांजिट पोर्ट और एयरपोर्ट 72,000 करोड़ की लागत से, और फिर उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे किसी को सौंप दिया जाएगा 50 साल को चलाने के लिए। किसको सौंपा जाएगा, अंदाजा लगा सकते हो। सारे न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, मत कीजिए। 8.5 लाख वर्षा वन, यानी कि रेन फॉरेस्ट, उनकी हत्या कर दी जाएगी, जो हजारों साल पुराने पेड़ हैं। सौभाग्य से मैंने अंडमान निकोबार देखा हुआ है और मुझे पता है कि वहां के जो वर्षा वन पेड़ है, रेन फॉरेस्ट हैं, उनकी ऊंचाई 100 150 200 200 फीट की ऊंचाई है। उन पेड़ों की वर्जिन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है, लेकिन उनको काटा जा रहा है। जो बड़े बड़े समिट्स में क्या कहते हैं कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, उसके प्रति कमिटमेंट की बात करते हैं, और भारत में आकर फिर उन्हीं 8.5 लाख पेड़ों की कटान की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे कथन में और करनी में कितने विरोधाभास हैं। यही विरोधाभास आपको अडानी के प्रति जो सरकार का रवैया है, उनका फेवरेट एक व्यक्ति जो 5 साल पहले कुछ नहीं था, 5 सालों के अंदर अंदर आकाश में पहुंच जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे रिचेस्ट आदमी, और उनसे पूछिए कि क्या दुनिया की शेल्फ पर आपका कोई प्रोडक्ट है, क्या कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, कोई चीज है? क्या आप बिल गेट्स हो? क्या आप एप्पल हो? क्या आप होंडा हो? क्या आप टोयोटा हो? क्या आप नाइकॉन हो या बीएमडब्ल्यू हो? कौन हो आप? कौन सा प्रोडक्ट है आपका दुनिया में जो बिकने लायक हो? एक भी नहीं। पर आप दुनिया के दूसरे सबसे रिच मनुष्य बन जाते हो। कहते हैं सत्ता चाहे तो न जाने क्या होता है। शाइनिंग इंडिया का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और जब उस पर अटैक होता है तो कहता है ये भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर अटैक है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अटैक है, भारत के ऊपर अटैक है। इसका मतलब अब कल विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भी कहेंगे हमारे ऊपर अटैक, भारत के ऊपर अटैक है। सारे फ्रॉडस्टर अब राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ेंगे, तिरंगा ओढ़ेंगे और कहेंगे देखिए भारत में भारत की प्रगति से जलकर ये लोग भारत की प्रगति को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला ऐसा प्रयास मैंने 75 वर्षों में देखा है जहां पर एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर या चाशनी में लपेटकर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब है कि देश में अब फ्रॉड करने वालों की बल्ले बल्ले है, और इनका नाम उसी लिस्ट में आता है जो पिछले कुछ दिनों में ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि 21 भारतीयों के पास, 21 इंडियन के पास
70 करोड़ भारतीयों की ज्यादा दौलत है। सिर्फ 21 भारतीयों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा दौलत है। ये शख्स उन्हीं में से एक है। खैर, धुआं है तो आग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुकर्म भी है। जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन तो ये बाहर आएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 वरिष्ठ विश्लेषक और सीनियर पत्रकार हाजिर हैं। आलोक भदौरिया जी, दिनेश कंवर जी, वीरेंद्र सेंगर जी, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। सबसे पहले टिप्पणी मैं आलोक जी आपसे ही लूंगा। ये नया भारत है, गौरवशाली भारत, जहां पर भारत की क्या कहते हैं कि इतिहास और ज्योग्राफी ना जाने क्या क्या बदला जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को जब महिमा मंडन किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, सर पर बिठाया जाएगा और फिर नैतिकता की दुहाई दी जाएगी। आपकी ऑब्जर्वेशन आलोक जी। हाल में एक पठान फिल्म का गाना आया था, बेशर्म रंग, बड़ा जबरदस्त। सबसे पहले गाना रिलीज किया गया था, उसमें वो गाना बड़ा हिट हो गया। फिर उसमें से कई कई एंगल ढूंढे गए थे कि क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बेशर्म रंग किसका था? क्या सत्ता का था? इसके ऊपर इशारा करते हुए तो शाहरुख खान के कुछ स्टेटमेंट बड़े अच्छे हैं कि 4 साल के बाद मैं राहत की सांस ले रहा हूँ। क्या मतलब है? मतलब आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, अब हमको ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि उसके गाने के जो गीत है ना, गीत किसी भी दृष्टि के साथ में बहुत ही कर्णप्रिय नहीं है, मेलोडियस नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, संगीत बहुत अच्छा नहीं है जो तुझे दिल में उतर जाए, जो आपको याद करे। लेकिन तब भी वो गाना हिट हुआ कुछ लोगों की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि बेशर्म रंग किसी और का था, उसकी तरफ भी शायद इशारा किया गया, शायद। कुछ मैं नहीं कह सकता गीतकार के मन में क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अब आ जाते हैं कमिंग टू योर पॉइंट कि सत्ता क्या कर सकती है। सत्ता तो एक ऐसा है कि आप याद करिए, एक समय की बात है जब धीरू भाई अंबानी थे और प्रणब मुखर्जी यहाँ पर जब दिल्ली में जब एक तरीके से राज ही कर रहे थे, कांग्रेस का राज चल रहा था जबरदस्त। तो धीरू भाई अंबानी के भी तमाम चीजों को काफी मदद दी गई थी। सत्ता मदद करती है, इसमें कोई शक नहीं है, सब जगह सत्ता मदद करती है। और मैं इसको थोड़ा सा बाहर भी ले जाता, अगर ले जाए थोड़ा सा, अगर अमेरिका के प्रति भी ले जाए, तो अमेरिका में याद करिए कि इससे पहले जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने जहाजों की क्वालिटी बता रहे थे जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था। तो अब याद करिए ये सब कितनी बड़ी बात है, एक राष्ट्रपति वो कर रहा है। दूसरी बात, वो अक्सर वो कहते थे हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन के टैक्स कम करो, हार्ले डेविडसन के टैक्स कम करो। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि ये मैं इसको फिर जोड़ रहा हूं, ये बेशर्मी है। कभी भी कोई राष्ट्रपति इस तरीके से नहीं कहता जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। उस समय वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे थे। खैर, बहरहाल अब इसको बेशर्मी को क्या देखा जाए। लेकिन अब इसको क्या देखेंगे जब जियो लॉन्च हो रहा है कॉर्पोरेट का। जियो लॉन्च हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री उसके साथ में खड़े हुए हैं, वो फोटो है, पूरे देश भर में विज्ञापन है, जबरदस्त विज्ञापन है। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? अब अगर आप शोभा देने वाली सूची करेंगे तो फिर तो ये भी आ जाएगा कि हाउडी मोदी में क्या उसके लिए बात करना शोभा है? क्या उसके लिए बात करना शोभा है कि जब यहाँ पर कोरोना फैल रहा था तब नमस्ते ट्रंप पे इतने सारे लोगों को बुला लिया गया था? खैर, इसको भी हटाइए, ये सारी टिप्पणियां हैं, इन सबको हटा दीजिए, भावुक टिप्पणियां हैं। भावुक टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं होता। आज का जो यथार्थ है, कड़वा यथार्थ है, एसपीओ अदानी ग्रुप का सब्सक्राइब हो, ये कड़वा यथार्थ। मतलब 5 दिन के बाद में क्रैश होने के बाद उनके केवल 1-2 शेयर ही ऊपर गए, बाकी बाकी 4-5 शेयर नीचे जा रहे थे। कंपनी के ग्रुप के 4-5 कंपनियों के शेयर नीचे जा रहे थे, इसके बावजूद भी वो सब्सक्राइब हो गया। तो इसलिए अब केवल ये कहना है कि कल तक वो सिर्फ 3% सब्सक्राइब हुआ था। कल पहले दिन 3%। 1%, दूसरे दिन 2% सिर्फ। मुझे लगता है कि जब अदानी ग्रुप ने जब अपना 413 पन्ने का जब जवाब दिया कि मतलब हिंडनबर्ग ने जब जवाब दिया अपना, नहीं, अदानी ने जब जवाब दिया 413 पन्ने का, तो उसके जवाब में जो इन्होंने कहा वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसका जवाब बड़ा जबरदस्त है। मैंने वो नोट किया कि क्या है उसमें, अदानी ग्रुप की तरफ से है, ये भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता तथा भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास गाथा और एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं पर सुनियोजित हमला। अब सोचिए
मतलब एक कॉर्पोरेट अपने को भारत के समकक्ष रख करके बात करता है, तो अगर ऐसे बात की जाए तो फिर तो कॉर्पोरेट में तो कोई है ही नहीं। फिर तो हम वो भी कर लें कि जो एनपीए हो रहे हैं तो क्या वो भारत का एनपीए हो रहा है, फिर तो उस कॉर्पोरेट की बात ही नहीं करें। हिंडनबर्ग ने तो सर, हिंडनबर्ग ने साफ कहा कि आप तो भारत को लूट रहे हो और हाँ, राष्ट्रवाद का और नेशनल साथ फ्लैग में रैप करके अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहे हो आप तो। वो तो तो सवाल है ऑलरेडी कि अटैक, स्कैथिंग अटैक है वो तो। बिल्कुल कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट अपने को राष्ट्र के समकक्ष नहीं रख सकता। वो ये नहीं कर सकता कि अपनी गड़बड़ियों को उसके माध्यम से उसकी आड़ में छुपाए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है। अब सवाल यह है कि अब इसमें जिम्मेदारी केवल दो लोगों की होती है। एक तो ये है कि भारत सरकार कोई निर्देश जारी करे और जांच उसको डीआरआई को करनी चाहिए और जांच सेबी को भी करनी चाहिए। अब ये याद करिए, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने करीब 2021 में एक चिट्ठी लिखी थी, 29 जुलाई 2021 में उन्होंने एफएम को चिट्ठी लिखी थी, निर्मला सीतारमन जी को, और उसमें बात की थी कि अदानी के जो शेयर जो बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ जो बढ़ रहे हैं, इसमें एफपीआई का जबरदस्त निवेश हो रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी, उन्होंने 5-6 एजेंसी का नाम लेकर के पत्र लिखा था कि उसकी जांच होनी चाहिए। अब सवाल है कि हमको अभी तक नहीं पता कि उसकी जांच हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान जरूर है, वो उस समय का है। उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अंबानी या अदानी किसी भी उद्योगपति का कोई फेवर नहीं करती है। ये निर्मला सीतारमन जी का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बयान है। अब सवाल है कि ये अब करेंगे सर क्या? अब यहाँ पे एंकर निवेशक, आपने जांच की बात की, मैं ऐड कर दूं यहाँ पे। 2014 में अडानी का घोटाला था, इंपोर्ट का, बिजली का, पावर सेक्टर का, 50,000 करोड़ का ओवर वैल्यूएशन का। डीआरआई की जांच चल रही थी, उसको अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैं आपको पहले बता दूं, सेबी की स्क्रूटनी चल रही थी, इसके सारे के सारे जो शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन हो रहा था, जहां 300 से 600% का ओवर वैल्यूएशन होता है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल। कि उसकी 6 कंपनियों का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसकी सेल्स का सिर्फ 1.5% है। और इवन मैं फिर से, मेरे पास रिपोर्ट है कि कैसे उसकी सारी की सारी जो स्क्रूटनी चल रही थी, उसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी आखिरी की लाइन में लिखा, स्कैथिंग अटैक है, कि सबको नीचे दबा दिया गया है यहाँ पर पूरा का पूरा। और ये कहा कि जितनी भी जांच उसके खिलाफ हुई, अडानी के खिलाफ, किसी को लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचने दिया गया, किसी को रिलीज नहीं करने दिया, सबको स्कटल कर दिया सरकार ने कि जांच नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा। एक चीज और भी है। अब आप एक चीज ये करिए कि एक बार अदानी, जो अदानी पावर है, वो डिलिस्ट भी हुआ था, खुद अपनी पहल पर डिलिस्ट हुआ था वहां से, उसने शेयर मार्केट से बाहर हो गया था। समझ में नहीं आया क्यों बाहर हुआ, बिल्कुल नहीं समझ में आया। मुझे एक चीज ये भी नहीं समझ में आती है, अडानी भले ही पावर का देखिए, ही तो 2014 का लफड़ा है, जहां पे हाँ ओवर डिलिस्ट हुआ इन्वेस्ट था करके उसने इक्विपमेंट खुद। मंगाए थे, और बाद में उसके व्हीलिंग चार्जेस, एनर्जी चार्जेस उसने कई गुना बढ़वा लिए थे पहले से। और ओ, महाराष्ट्र के अंदर ये होता है सर। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने, अदानी ग्रुप ने खुद ही उसको अपने को डिलिस्ट करने की एप्लीकेशन दी थी, खुद ही डिलिस्ट कराया था वो, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन अब एक चीज और है, हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे इसमें एंकर इन्वेस्टर्स, अगर हम लोग इसका एफपीओ की अगर ये बात करें, तो एफपीओ में समझिए कि लगभग करीब इसमें इन्वेस्टर्स इनको शेयर ये लेके आए थे, 1,82,00,000 शेयर लाए थे 3276 के रेट पे। और इसमें एंकर इन्वेस्टर टोटल 33 है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल है, जिसमें एलआईसी भी शामिल है, एलआईसी भी है, तो बैंक्स भी हैं उसमें। बैंक्स भी है, तो टोटल 33 इन्वेस्टर्स हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा, एलआईसी क्लेम करता है कि हमारे केवल इसमें स्टेक केवल 5% है। अब लेकिन एक बात है, देखिए, मैं कहीं ना एग्जैक्ट फिगर कहीं, बता देता हूँ। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अब तक टोटल जो है 38,000 करोड़ का है नेट में अब तक। हाँ 38,000, उन्होंने शुरुआत में डाले थे, और जो 28,400 करोड़ बैंक्स डाले है, थे। बैंक्स का करीब करीब 70 और 80,000 करोड़ के बीच में है। इसमें पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई है, बट एसबीआई इन सबको लीड करता है। हाँ, तो इसमें कई बार एक भ्रामक जानकारियां भी दी जा रही हैं, जिसमें मतलब एक मुझे लगना, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई एलआईसी ने 28,400 करोड़ डाले थे, अब वो 75,000 करोड़ हो गए, घटने के बाद में 18,000 करोड़ के नुकसान होने के बाद में भी फायदे में है वो 57,000 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके की जो जानकारियां दी जा रही हैं, ये जाहिर सी बताता है कि दाल में कुछ काला है, ये खामखा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, अभी मैं पूरी रिपोर्ट नहीं देख पाया हूं, लेकिन आपने ज्यादा बेहतर देखी होगी।
मुझे इसमें लग रहा है कि जहां जो मेरी बातचीत हो रही थी उसके हिसाब पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने खुलकर साथ नहीं दिया। और आप याद करिए कि जब एफपीओ जब ये ला रहे थे, इनको जो सीएफओ ने उसमें ने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि मैं उसमें वो शब्द नहीं जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ लेते हैं ताकि लोगों की समझ में आ जाए। रिलायंस की तर्ज पर इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये अपने जो बेस है, बेस को एक्सपेंड करना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि रिलायंस के तरीके से इसके खूब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें हो जाए। यानी ये जो रिलायंस जिस तरीके से जो देता था, लोगों को पैसे दे रहा था, लोगों ने पैसे बनाए हैं, ये अपनी उस दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं तो अन्यथा कोई वजह नहीं थी कि इतने बड़े ग्रुप के लिए, अरबों वाले ग्रुप के लिए 20,000 करोड़ का एफपीओ लाया जाता। ये तो वैसे ही मैनेज कर लेते, उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत थी। अब लेकिन एक दिक्कत आ रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में दो चीजें हैं कि हमारे पास अदानी ग्रुप के पास अगर वो देखा जाए तो तमाम इसके पास जो फंडिंग है, विदेश से भी फंडिंग है, वो वहां आप कैसे मैनेज करेंगे। यहां तो आपके इशारे पर कोई गुमनाम फोन आएगा या किसी के इशारे पर एक आपका एलआईसी इन्वेस्ट कर देगा, एसबीआई इन्वेस्ट कर देगा, और भी कई इन्वेस्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं कि अभी 8 सालों से है इनके इन्वेस्टमेंट की, जो फोन आने पे इशारे पे इन्वेस्टमेंट वाली बातें, भारतीय जनता पार्टी के तब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में, तब भी आरोप लगाते थे। तो उसमें सच्चाई आज भी है कि किसी ना किसी इशारे पर इन्वेस्ट होता ही होता है वो। लेकिन सवाल है कि आप विदेशी का आप कैसे इन्वेस्ट रोक लेंगे, उनको आप कैसे रोकेंगे, उनको कैसे मनाएंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि वो पैसे ना निकालें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये कहना कि वो भारत की विकास गाथा है अदानी का, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है, किसी भी तरीके से सच्चाई नहीं है। और एक जाहिर सी बात है, एक लीपापोती लगती है, बिल्कुल लीपापोती लगती है। दिनेश।